की आदत नहीं है। वो बेचारे बड़े धर्म संकट में हैं, सोच रहे हैं ये नेता तो अपने आप बोले जा रहे हैं, अपने ऊपर जो है वो शामियाना लगा करके बैठे हैं और हम पर जरा भी रहम नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा आना हुआ था कुछ अरसे पहले, और इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी बातों को लेकर के जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश की गई। और शायद मुझे लगता कि हिमाचल प्रदेश के मैं 88 विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने के पश्चात इस विधानसभा क्षेत्र में जब मैंने देखा यहां प्रमुख रूप से जो मांग थी 2 पीडब्ल्यूडी के डिवीजन और आईपीएच के डिवीजन, कमलेश जी कहती रही कि 2 चाहिए। मैंने कहा कि 1 ले लो, 1 कोई भी आप तय कर लो, 1 दे देंगे। कहने लगे कि नहीं या तो 1 तो आपने कई जगह दे दिया, और ये विधानसभा क्षेत्र जो है ये यहां की विधायिका महिला है, तो यहां तो 2 होने ही चाहिए। और मैंने इनको कहा था जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मैंने कहा था कि 1 का जिक्र करना, लेकिन इन्होंने नहीं मानी, इन्होंने नहीं सुनी हमारी बात और कहा, भाषण में कहा कि दोनों चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए। आखिरकार जब सब लोगों ने कहा कि अगर हो सकता है तो कर देना चाहिए, और मैं इस बात का मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं सभी जगह सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे के लिए गया। 1 डिवीजन तो दिया कई जगह, लेकिन 2 डिवीजन देने वाला सिर्फ 1 विधानसभा क्षेत्र है, वो आपका। हिमाचल प्रदेश में एक सरकार पूर्व में भी रही है, जब उसका जाने का वक्त आता था पहले काम नहीं करती थी, सरकार बनती थी, 1-2 साल तक आराम से सोते थे, उसके बाद से थोड़ा उठ करके हाथ मुंह धो करके फिर पानी का छींटा मार करके फिर निकलते थे। और जब अंतिम दौर होता था वो अंतिम दौर में घोषणा कर जाते थे, और जब पता होता था उनको कि अगली बार हमने आना नहीं वापिस, इसलिए घोषणा करके जाते रहो, और जो आने वाली सरकार होगी जिम्मेवारी उसको निभानी पड़ेगी। यानी कि एक रिवाज बन चुका था, जाने का वक्त होता तब काम की बातें करने की कोशिश होती थी। और आप लोगों ने ये अंतर देखा कि हम जाते जाते नहीं, आते आते काम करते हैं, आते आते काम की जाती है। आज दोनों डिवीजन पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन आपके जो दोनों के दोनों नोटिफिकेशन होने के बाद फंक्शनल कर दिए गए हैं। ये अंतर है पिछली सरकार की सरकार। बाकी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत लंबी बात कहना भी उचित नहीं होगा। आज हम खास मकसद से आए हैं, हमारे युवाओं के बीच में युवा मोर्चा का सम्मेलन, और युवा मोर्चा के सम्मेलन में युवाओं से जुड़ी हुई बातों पर अनुराग जी ने भी बातें कही। और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद युवाओं को आगे प्रोत्साहित करना, उनके लिए रोजगार के संसाधन जुटाना, रोजगार के संसाधन जुटाने के साथ साथ में हमने इस बात को लेकर के युवाओं को कभी गुमराह करने की कोशिश नहीं की कि सारी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में मिलेंगी। हमने कहा कि सरकारी क्षेत्र में जितना संभव हो पाएगा हम नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के अलावा हम ऐसा हुनर युवाओं के बीच में खड़ा करना चाहते हैं कि युवा हमारा नौकरी मांगने वाला न, जो नौकरी देने वाला बने। इसलिए हमने बहुत सारी योजना स्किल के माध्यम से,
जो आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश भर में एक अभियान के रूप में शुरू किया, और स्किल के साथ साथ में रोजगार के सृजन की दृष्टि से हमने युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं को शामिल करके उनको मदद कैसे की जा सकती है, उनको हम अपना कारोबार कैसे शुरू करा सकते हैं, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हिमाचल प्रदेश में शुरू की। और नौजवान लोन लेकर के जो है सिर्फ 25% जो है उसको जो वो ये 25% जो है उसको जो है करना है, और बाकी जो उसका जो है लोन जो है उसको माफ करेंगे, ये भी उस पर सब्सिडी देंगे। और ये भी प्रावधान उसमें किया, जो बेटियां हैं उसमें जो है उनको जो है सब्सिडी का प्रावधान 30% रखा है, ताकि हमारे नौजवान आगे बढ़ सके। और ऐसी इस प्रकार की योजना हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक हमने सामाजिक क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से शुरू की है। लेकिन आज मैं योजनाओं का जिक्र कम कर रहा हूं। मैं जिक्र करना चाहता हूं जिस मकसद के साथ हम आपके बीच में आए हैं। आज देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दौर में से गुजर रहा है, बात करने की आवश्यकता वो है। भाई और बहनों, देश सबसे महत्वपूर्ण है। देश होगा तो हम होंगे। ये मुझे लगता है कि ये हम सबका सोचने का विषय बनना चाहिए। आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने और इस देश में एक अलग तरह की स्फूर्ति, एक अलग तरह की उमंग जो है, चाहे वो नौजवान है, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, सबको देखने में ही लगता कि एक नेतृत्व जो हमारे सामने एक नया उभर करके आया है मोदी जी के रूप में, इनसे उम्मीद की जा सकती है। देश का सम्मान, स्वाभिमान एक जगह जहां पहुंचने की हम कल्पना कर सकते थे कि हमारे देश की पहचान दुनिया में बननी चाहिए। भारत विश्व गुरु के रूप में एक वक्त में जाना जाता था, और आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति, ऐसा नेतृत्व हमारे देश में होना चाहिए जो नेतृत्व इस देश को उस स्थान पर पहुंचा सके। और ये उम्मीद हमारी साकार होती इसलिए दिखती है क्योंकि आज हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो हमारे सपने को साकार करने की स्थिति में आ गए हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे लिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको विश्व नेता की छवि के रूप में देख रही कि दुनिया का सबसे बड़ा नेता अगर कोई जो निर्भीक होकर के चलता है, निर्भीक होकर के काम करता है, वो छवि एक व्यक्ति में दिख रही है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी। हमारा पड़ोस का पाकिस्तान लगातार कई सालों से लगा हुआ है, भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत में आतंकवाद फैलाए, कश्मीर का जिक्र करता है। और ऐसी परिस्थिति में देश को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। हमारे कई मित्र कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मजबूत नेतृत्व के रूप में मोदी जी इस देश में जब से काम संभाले हुए हैं, पाकिस्तान को जिस भाषा में जवाब देने की जरूरत थी, उस भाषा में उसको जवाब एक बार नहीं अनेक बार मिल चुका है। एक घटना उड़ी में होती है, हमारे सोए हुए सेना के जवानों को वहां पर गोलियों से भून दिया जाता है, 18 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, और मोदी जी ने कहा कि जवाब मिलेगा। और जवाब इस रूप में दिया, पाकिस्तान की धरती पर, पीओके की धरती पर जो उग्रवादी सारी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, जहां से भेजा गया था, वहां जाकर के वहीं वो सर्जिकल स्ट्राइक करके वहीं उनको जो है दफन करके आ गए। इसका उसको कहते हैं कि किस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है। सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हो गए। पाकिस्तान में जश्न मनाने का दौर चला, और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश भर में एक रोष था, क्रोध था, गुस्सा था। लोग सोचते थे कि बदला होना चाहिए, बदले का यही असली वक्त है। और हम भी इस बात को लेकर के सोच रहे थे कि जल्दी होना चाहिए। दिन बीत रहे थे, लेकिन बेचैनी बहुत थी। सोच रहे थे कि जल्दी होना चाहिए,
लेकिन यकीन था एक नेतृत्व पर, एक व्यक्ति पर, कि मोदी जी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। और एक दिन आपने खबर सुनी कि पाकिस्तान पीओके के बीच में जहां आतंकवादी योजना बना रहे थे कि इस प्रकार की घटनाओं को एक जगह नहीं अनेक जगह भारत में अंजाम देना है, इस प्रकार के अनेक विस्फोट हिंदुस्तान में हमने करने हैं, इस सारी योजना को जब अंजाम दे रहे थे, भारत की सेना ने 3:30 बजे रात को जो है फाइटर प्लेन में बैठ करके जो उड़ान भरी और पाकिस्तान की सीमाओं से अंदर जाकर के जहां वो योजना बन रही थी पीओके में, वहीं जाकर के 300 से ज्यादा आतंकवादी को दफन करके वापिस भारत की धरती पर आए। ये काम कल्पना से परे का है, सोच नहीं सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को लेकर के हैरान है कि पाकिस्तान चिल्ला के कह रहा कि हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गया, भारत ने हमारे देश पर हमला कर दिया, भारत ने हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, और हमारे यहां कांग्रेस के नेता सबूत मांग रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और कोई नहीं हो सकती है देश के लिए। अरे ये कम सबूत है आपके सामने। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है कि पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर आकर के जो हमला हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है कि हमारी धरती पर जो आक्रमण हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के कांग्रेस के नेता, जिसकी सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, वो लोग सबूत की बात कर रहे हैं। हम तो उनको एक बात कहना चाहते हैं, तुम भला अच्छा मानो बुरा मानो, अगर तुमको हमारे देश के नेताओं पर विश्वास नहीं मत करिए, लेकिन उन सेना के जवानों पर तो यकीन करिए, विश्वास करिए, जिन्होंने भारत की धरती से उड़ान भर के जो है अपनी जान की कुर्बानी की परवाह किए बिना पाकिस्तान की धरती पर बम गिरा करके वहां पर उनके वो आतंकवाद को नष्टभूत कर दिया। ये इजाजत नहीं हो सकती है कि आप सेना के ऊपर भी उंगली उठाते रहे। हम तो उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि मुंबई में घटना घटित हुई थी, सैकड़ों लोग वहां पर निर्दोष लोग मार दिए गए, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। अखबारों की खबर, टेलीविजन की खबर के सिवाय, निंदा प्रस्ताव के सिवाय कुछ नहीं। उस घटना में शामिल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। कसाब ने अपना सारा पता लिखाया, अपने मां बाप का, अपने घर का, अपनी गली का, किसने मुझे भेजा, क्यों, किस मकसद के साथ भेजा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को जिस भाषा का जवाब देने की आवश्यकता थी, नहीं दे। और ठीक कहा मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बंद करना चाहिए जो हम पाकिस्तान हमारे देश में मार करके चला जाता, हमारे देश सैनिकों को मार कर चला जाता है, लोगों को, अच्छे लोगों को मार करके चला जाता है, और हम पाकिस्तान को चिट्ठी लिख देते हैं कि आपने ये किया। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, या लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान जाकर के जो है उसका जवाब वहीं पर उनकी जमीन पर दे के आना चाहिए। भारत इतना बड़ा देश है और इस देश की क्षमता, योग्यता, इसकी ताकत का एहसास दुनिया को नहीं है, और उन्होंने वो करके दिखाया। आज सारी बातों को छोड़ करके मैं देख रहा था, अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, एम्स का जिक्र कर रहे थे, यहां पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का जिक्र कर रहे थे, यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देहरादून में शिलान्यास हो गया, यहां जिक्र हो रहा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का काम शुरू हो गया, यहां जिक्र हो रहा था कि सैटेलाइट पीजीआई का जो है उन्ना में शिलान्यास हो गया, जिक्र हो रहा था रेलवे लाइनों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो पैसा देना था, वो पैसा हमें
दे करके जो है काम शुरू करने के लिए कह दिया। हमने कहा हमारी ओर से जो मदद हो सकती है वो करेंगे। एक सांसद को आप क्या कर सकता है इससे ज्यादा? सांसद निधि बांटना, सांसद निधि का दायित्व हो वो बांटी, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए जो सांसद के रूप में जो किया जा सकता वो तमाम चीजें की गई। बात लोकसभा के अंदर कहने की थी वहां कही गई, बात लोकसभा से बाहर कहने की थी वहां कही गई। आप सब भाई और बहनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है जो हमने एक बार नहीं अनेक बार जीत लिया, अनेक बार जीत लिया। और ये जीत जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई। हमने तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट एक दिन गए, रात को बैठे, रात को ही डिक्लेयर करके आ गए। दूसरे दिन हमने सवेरे की फ्लाइट पकड़ी, हम शिमला पहुंचे। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र अभी तक दिल्ली, पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से दिल्ली है। अभी भी मालूम नहीं लाड़ा कौन है। हमारा लाड़ा उधर बैठा है। सुबह की खबर होती थी ये आगे निकल गया टिकट की दौड़ में, दोपहर तक मालूम पड़ता है कि उसने मना कर दिया। फिर तीसरे की खबर आती है शाम तक, शाम को खबर के बाद दूसरे दिन शाम को खबर आती है कि उसने भी मना कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो रहा है? जैसे हमने 4 टिकट डिक्लेयर किए, दिल्ली संदेश किया कांग्रेस पार्टी ने, जो हमने पैनल जहां से भेजा उसको वापस करो, आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब सोचिए, और वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? धक्का देने का कार्यक्रम चल रहा है। तेरे को धक्का देते हैं भाई, वो बोलता कि मैंने नहीं लड़ना, बस नहीं होता है। और पूछ रहे हैं एक दूसरे के तू क्यों नहीं लड़ रहा, बोलते हैं। वो बोलते तू क्यों नहीं लड़ रहा है। आपस में लड़ाई इस बात को लेकर के चल रही है। ये धक्के का कार्यक्रम मुझे मालूम नहीं कहां रुकेगा, किस पर रुकेगा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के रूप में पूरे देश भर में एक लहर है, एक माहौल है। और हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1.25 साल का यह कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। और इस रूप में पूरे हिमाचल की जनता सरकार के साथ, पार्टी के साथ खड़ी होकर के मोदी जी को मजबूत करने के लिए 4 सीटें देने के लिए तैयार है। अपने कांग्रेस के नेता बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। कोई हमको फोन करके कह रहा था कि आमतौर पर जब भी चुनाव होता है टिकट मांगने वालों की होड़ होती है, और अब की बार ये बड़ी विचित्र परिस्थिति हम देख रहे हैं। अब की बार होड़ क्या है? टिकट छोड़ने वालों की होड़ है। ये परिस्थिति कैसे बनी? ये परिस्थिति ऐसे बनी, पूरे देश का मूड देख लिया, प्रदेश का मूड देख लिया उन लोगों ने। जितने भी सर्वेक्षण हुए, चाहे वो आज तक के हुए, चाहे वो हमारे एबीपी न्यूज के हुए, चाहे वो जी न्यूज के हुए, चाहे कितने भी सर्वे हुए, हिमाचल का जिक्र जहां भी आ रहा है, और जिक्र आ रहा है हिमाचल 4/4, 4/4 हाथ खत्म। इसलिए उनकी परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन हम भी बेबस हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में अच्छा है, हमने कहा छोड़िए, अगर नहीं कर रहे सब मत करिए। ऐसा भी कभी दौर आना चाहिए कि सर्वसम्मति बना दीजिए, हमारे 4 सांसदों को दिल्ली भेज दीजिए। हम धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे आपके बारे में कि बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जो भी है, आने वाले समय में हम तो लड़ाई के बड़े मूड में हैं। हम इस तैयारी में थे कि अच्छी लड़ाई करेंगे, जोर की लड़ाई होगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा आप लोगों से निवेदन है, खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र में, ये विधानसभा क्षेत्र लगातार हमने कितनी बार जीता? 7 बार जीता, 9 बार जीत लिया। मुझे लगता है कि भाजपा की दृष्टि से
पूरे प्रदेश भर में कोई लंबे समय तक कोई विधानसभा क्षेत्र जो लगातार जीत के बाद जीत, जीत के बाद जीत, एक रीत डाल दी आपने, जीत की रीत डाल दी, और वो आपका ये विधानसभा, और ये रीत पड़ी है तो कायम रहेगी। लेकिन ये जीत अब की बार ऐसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, उनका क्षेत्र गृह क्षेत्र बनता है। ये जीत ऐसी होनी चाहिए जिस जीत का जिक्र पूरे हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। बड़ी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए। उसके लिए आप सब काम करें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कांग्रेस अपनी बातों में उल्लेख करके रह जाए। पिछली बार कहा हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी जैसे घोषित हुए, उस वक्त सत्ता का जुनून उनके दिमाग में था। कांग्रेस पार्टी के एक सम्मेलन चल रहा था, महासम्मेलन चल रहा था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इनकी पार्टी के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर को पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होंगी आपके लिए। उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, चाय बेचने वाला क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? कभी सोच सकते हैं इस बात को लेकर? हाँ बोलता है, अगर उनको चाय बेचनी है तो हम यहां पर स्टॉल लगाने की जगह दे देते हैं अपने वहां पर जाकर। ऐसी विचित्र भाषा का इस्तेमाल, और वहीं से मुद्दा बना चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चलते 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 लोकसभा के सबसे, लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। अगर तुम अपमानित करते हो किसी व्यक्ति को, जिस काम को वो करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका खामियाजा भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो इस देश के लिए आप सब द्वारा भेजा गया चौकीदार हूं, मैं चौकीदार की भूमिका निभाऊंगा। और हो गए शुरू हमारे पप्पू जी कि चौकीदार के बारे में उल्टा सीधा बोलना, और बोलते बोलते पूरे देश भर में अपनी फजीलत एक बार नहीं अनेक बार कर दी। और अंत में परिस्थिति ये हो गई, पूरा देश उठ पड़ा खड़ा होकर के, अरे मोदी जी आप नहीं, आप ही नहीं चौकीदार, हम भी चौकीदार। गली गली में आदमी आज कह रहा कि हम भी चौकीदार। अब फिर उनके लिए आप ही दोगे। पिछली बार चाय वाला आप बोलना आफत हो गई, आपकी बार चौकीदार बोलना आफत हो गई। कांग्रेसी नेता को कहता कि यार आप बहुत बड़े टेक्निकल आदमी हैं, हमारी ही बात का मुद्दा बना देते हैं। हमने कहा हम तो बनाएंगे भाई। मैं कि तुम भी बनाओ ना, तुमको किसने रोक रखा है? हम बोलते, हम गर्व से बोल रहे हैं, हमारा सारा पार्टी का साथी बोल रहा है, जो पार्टी का भी नहीं है, आम आदमी, गांव का आदमी खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा तुम भी बोलो ना। बोल क्या बोलो? मैं तुम भी बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं कि मैं भी पप्पू। अगर तुम बोलेंगे ऐसा तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, हम कभी ऐतराज करेंगे नहीं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता हूं, बड़ा अच्छा माहौल है, अच्छी परिस्थितियां हैं, और आपके इस क्षेत्र से जीत, बड़ी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमने 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, आदर व्यक्त करते हुए सबको 1500 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया। हमने बुजुर्गों के साथ साथ में उन गरीब आदमियों के इलाज के लिए, जिनको इलाज के लिए पैसे के पीछे जो है वो अपना इलाज रोकना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था, परिवार के लोग हॉस्पिटल से छुट्टी करवा देते थे क्योंकि पैसा खर्च नहीं कर सकते। वो आदमी चीखता चीखता, पुकारता, चीख पुकार के बीच में अपनी जिंदगी छोड़ करके जाने के लिए विवश होता। हमने कहा आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है हिमाचल प्रदेश के 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिल रहा है। हमारी आबादी 70 लाख है। 70 लाख की आबादी को पूरा करने के लिए हम तो हिमाचल प्रदेश में जो बचे वो 22 लाख के बाद बाकी जो संख्या बची है उनको कवर हम करेंगे। हमने कहा कि हम हिम केयर के माध्यम से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हिमाचल प्रदेश में हम दें। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना फार्म भर दिया।
10,000 से ज्यादा लोगों ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के अंतर्गत लाभ ले लिया। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमने सोचा है ऐसे गरीब लोग जो किसी बीमारी के कारण लाचार हो गए, बिस्तर पर लेटने के लिए जिंदगी भर बीमारी का सामना करना पड़ेगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, चाहे वो पैरालिसिस है, चाहे पैरालिसिस के साथ तो दूसरी कोई ऐसी बीमारी हो गई, किडनी फेल हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, और जिंदगी भर उस इलाज का उस आदमी को उसका इलाज करना पड़ेगा। हमने कहा कि ऐसे आदमी जो बिल्कुल आश्रित हो गए परिवार के दूसरे सदस्य पर, पानी पीना है, पानी पिलाना है तो भी दूसरे को पिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना तो भी दूसरे आदमी को खिलाना पड़ेगा, अगर टॉयलेट ले जाना है तो भी दूसरे आदमी को लेकर के सहारा लेकर के उनको ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम सहारा रखा। ऐसे बीमार लोग जो है जो बिल्कुल जिंदगी भर बिस्तर पर रहने वाले हैं, उनके लिए 2,000 रुपए हर महीने के सहारा के रूप में, मदद के रूप में हमने देने का निर्णय लिया। कांग्रेस सोच नहीं पाई इन सारी बातें, जब सोच नहीं पाई करने की बात बहुत दूर की। तो इसलिए बहुत सारी योजनाएं जो हिमाचल में हमने शुरू की है उससे काम शुरू करेंगे। और मुझे आपके बीच में सिर्फ इतना कहना है कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है मतदान में हिस्सा लें। ऐसा मत सोचना कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है और लोकसभा का चुनाव है। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं है, गर्मी का मौसम है यार, कौन जाए, लेकिन जाना है। चाहे सिर में आप जो है टोपी लगा करके जाइए, चाहे सिर में आप तो अपना जो है रुमाल रख करके जाइए, लेकिन वोट देने जरूर जाना है। हम चाहते हैं कि अब की बार जहां मोदी सरकार तो है ही है, वो है, आगे भी होगी, लेकिन अब की बार हमारी जीत इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप सबकी शुभकामनाएं चाहता हूं। मैं हमारे से कहा कि भाई कि पूरे देश भर में एक नारा दिया है कि अब की बार 405 ये देश के लिए कहा, और हिमाचल प्रदेश में हमने एक ही नारा दिया है, अब की बार फिर 4 की 4। बात खत्म। और अब की बार अनुराग जी 4थी बार। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए जो होंगी वो करेंगे। और मैं कमलेश जी को और आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके क्षेत्र के जितने भी विकास कार्य होंगे उस विकास कार्य को आगे बढ़ाने में सरकार की ओर से पूरा सहयोग होगा। इस रूप में जो मदद की जा सकती है वो करेंगे। लेकिन आप यहां से बहुत बड़े अंतर के साथ अनुराग जी को दिल्ली भेजें, और दिल्ली में अनुराग जी जब पहुंचेंगे तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।